हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, लगभग 55 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज शुरू करेंगे आगे की क्लास। देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन देखा था, जो आखिरी क्वेश्चन था, जिसमें ए और बी की पिछले वर्ष की सैलरी का अनुपात दे रखा था और उनकी व्यक्तिगत सैलरी का अनुपात दे रखा। मैंने बताया था इस पे बेस क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, उसी पे बेस है। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष और इस वर्ष का क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 43,000 है, तो पिछले वर्ष बी की आय थी ये आपको बताना है। देखिए सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट पे है जैसे आपने पिछली क्लास में किया था। थोड़ा सोचना है, पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, लास्ट ईयर सैलरी ऑफ बी पूछी है, यानी आंसर मार्क करते हुए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक छोटा तरीका भी बताया था इसको करने का। यानी अगर प्रेजेंट सैलरी का रेशियो निकालना, यानी वर्तमान आय का ए और बी की, तो 3 को गुणा कर देंगे 3/2 से, 5 को गुणा कर देंगे 5/4 से। अगर आप देखते हैं इसका अनुपात मैं निकालता हूं, 3 को 3/2 से गुणा कर दिया, 5 को 5/4 से। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। रीजन आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने। इसका आपको अनुपात निकालना है। अगर आप देखते हैं ये 3 है, ये 5 है, ये कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। 2 3 4 5, ये 18 आ जाएगा, 9 × 2, तो 18:25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सेम ही था, बिल्कुल वैसे ही रेशियो दे रखे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में दे रखे थे, इसलिए कंफ्यूजन सा है वो। अगर आप देखते हैं
3 × 3/2, 5 × 5/4, इसे अगर आप काटेंगे 18:25 आ गया। यानी 43 यूनिट की वैल्यू 43,000 है। 25 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 25,000। ये क्या है? ये बी की प्रेजेंट सैलरी है, यानी बी की इस साल की आय। तो बी की इस साल की आय 5 है, पिछले वर्ष की 4 थी। 5 की वैल्यू 25,000 है, 4 की 20,000 आ जाएगी। यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आंसर मार्क करते हुए ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि आज तक आपने ये पढ़ा है कि भाई प्रेजेंट सैलरी निकालनी है तो हर बार वही पूछा जाए। हो सकता है एक ही पिछले वर्ष की पूछ लेता हो, ऐसा भी हो सकता था। तो यानी ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आपने सीधा मल्टीप्लाई किया इसके उल्टे से, 3/2, 5/4 ये अनुपात आ गया। इससे बी की वर्तमान आय आ गई। बी की वर्तमान आय 5 है, पिछले वर्ष की 4 थी, तो 4 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। तो लिख लीजिए सोल्यूशन को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए, बी और सी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 था। यदि उनके पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 क्रमशः है, यदि उनकी वर्तमान आय का योग 78,800 रुपये है, तो बी की वर्तमान आय होगी बी की वर्तमान आय आपको निकालनी है। और क्वेश्चन है 3 जनों के बारे में, ए, बी और सी, सेम क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन अगर ये दो में पढ़ा है, दो बंदों में, तो तीन में नहीं बन सकता, तीन में भी बन सकता है, चार में भी बन सकता है क्वेश्चन। अब अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट कंडीशन बताई है, अगर वर्तमान आय निकालनी है यानी प्रेजेंट इनकम, इसका रेशियो था 3, 4, 5, इसे किससे गुणा करेंगे? 5/4 से। इसे किससे गुणा करेंगे? 3/2 से। इसे किससे गुणा करेंगे? 4/3 से, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 5/4 है। देखिए 1 यूनिट से मल्टीप्लाई किया हमने। अगर यहां पर 4:7 होता है, 4:7 का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 7, और 1 की वैल्यू आ जाएगी 7/4। यानी ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने बोला 4 से 5 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? जो 4 से 5 हो गया, तो 1 की वैल्यू 5/4 हो गई। 4 से 7 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/4 हो गई। यानी इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर आप देखते हैं इसके अंदर, ये क्या होगा? 15/4, ये 12/2 यानी 6 हो गया, ये आपका 20/3, ये अनुपात आ गया। अब अगर आप देखते हैं असली अनुपात निकालेंगे, तो ये 45, 4 और 3 12, 12 बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 12 से, इसे 4 से। अब आपको बी की वर्तमान आय निकालनी है, यानी 72 यूनिट की वैल्यू। 72 यूनिट की वैल्यू में 9 का मल्टीपल होगा, पर 9 के यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है। अब आप किसी भी एक से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 72 यूनिट की वैल्यू 28,800 ले लेता हूं, ये वाला ऑप्शन ले लेता हूं, यानी इसकी 4 गुना 288। इसका और इसका देखता हूं मैं, टोटल कितना हो गया? 125, और 125 का 4 गुना कितना हो गया? 50,000। तो आप देखते हैं इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 78,800। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो ये चीजें देखिए खास ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि आपने रेशियो निकाला यहाँ पर, अब 9 का मल्टीपल मार्क कर सकते थे, पर दो ऑप्शन मिल गए, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का ये तरीका, या तो आप इस पूरे को देखिए, 125 और 72 हो गया, 199 हो गया, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, उससे आप आगे जाएं। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 72 है, 9 का मल्टीपल, दो ऑप्शन मिल गए, कभी कभार एक भी मिल सकता है आपको। अब इन दोनों में से आपने देखा, ये वाला ऑप्शन मैं अगर उठा लेता हूं, ये क्या है? इसका 400 गुना है। तो इन दोनों का टोटल अगर मैं करता हूं 125, इसका 400 गुना क्या आ गया? 50,000। तो इन दोनों का तीनों का टोटल मिला के कितना हो गया? 78,800, और वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी लिख लीजिए इसे। ऐसा क्वेश्चन देखिए 3 में भी बन गया और 2 में भी बन सकता है, यानी सेम क्वेश्चन मिल सकता है आपको पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ए बी और सी की आय का अनुपात 7:10:12 है। और उनके खर्चे का अनुपात 8:10:15 है।
यदि ए अपनी 20% आय बचाता है तो बी की बचत सी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक होगी। एक बार दोबारा से बोल लेता हूं, ए बी और सी की आय का अनुपात 7-10-12 है। यदि यदि उनके खर्चे का अनुपात 8-10-15 है, यदि ए 20% आय बचाता है तो बी की बचत सी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में से है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी देखेंगे। अब यहां पर परसेंटेज पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये चीज तो आप निकाल सकते हैं मानने के बाद भी। यानी एक तरीका यहां पर देख लेते हैं, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं ए बी और सी, इसकी आय का अनुपात 7, 10 और 12, खर्चे का अनुपात 8, 10 और 15 है। अगर मैं इसे 700, 1000 और 1200 मान लेता हूं, यानी जो इनकम है आपने अपने हिसाब से मान ली 700, 1000 और 1200, कुछ भी मान सकते हैं, इस रेशियो में होना चाहिए बस। अब आपने देखा ए अपनी 20% आय बचाता है, 20% बचाएगा तो 80% खर्च करेगा। 80% हो गया इसका कितना, 560। अब अगर 8 यूनिट की वैल्यू 560 है, यानी 70 गुना, इसका भी 70 गुना यहां आ जाएगा, इसका भी 70 गुना यहां आ जाएगा, यानी ये इनका खर्चा आ जाएगा। ये इनकी इनकम है, ये इनका खर्चा हो गया। अब बी की अगर मैं सेविंग देखता हूं, 1000 में से 700 गया 300। सी की सेविंग देखते हैं 150। ये बी की सेविंग है, ये सी की सेविंग है। उसने पूछा है सी की जो बचत है वो कितने प्रतिशत अधिक है, ये इससे 150 अधिक है, यानी 150 पे 150 अधिक है, यानी 100% आंसर आ जाएगा। तो 100% आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल देखना है और उस हिसाब से आपको बनाना है इसे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 700, 1000 और 1200 आपने आय मान ली इनकी। ये 80% खर्च करेगा, यानी 560 रुपए खर्च करेगा। अब 8 की वैल्यू अगर 560 है, 10 की 700, 15 की 1050, ये खर्चा आ गया इनका।
बी की अगर मैं बचत देखता हूँ 300 रुपये आ जाएगी, सी की देखते हैं 150 रुपये आ जाएगी। तो यानी बी की बचत कितने प्रतिशत अधिक है, इससे 100% आ जाएगा। 150/150 इंटू 100, तो 100% आंसर हो जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ ए बी और सी, इसकी आय का अनुपात है 7, ये दे रखा था आपको। अब यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए अपनी 20% आय बचाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, ए अपनी 20% आय बचाता है, यानी 1/5 हो गया। यानी ए की इनकम अगर 5 है तो उसकी बचत 1 होगी, तो खर्चा कितना हो जाएगा 4, इनकम कितनी थी 5। तो ऐसी एक कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी जिससे आप ये अनुपात निकाल सकते हैं। यानी आपने देखा ए का खर्चे का और इनकम का अनुपात 4:5 है, पर यहां पर आपने देखा ये 4-5 नहीं है, तो इसे 4-5 पहले बनाना पड़ेगा। 4-5 बनाने के लिए पहले इसे 1:1 बनाइए। मैं इस पूरे को 8 से गुणा करता हूं और इस पूरे को 7 से गुणा करता हूं, जिससे क्या होगा, ये 1:1 बन जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, 5:4, तो इसे 5 से गुणा करिए, इसे 4 से। तो इससे क्या होगा, जो ए होगा और ई होगा, आई और ई, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 7-8, 7-8 कट जाएगा, 5-4 आ जाएगा जो आपको चाहिए। अब यानी अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 40 इससे गुणा होगा, 40 इससे, 40 इससे, 28 इससे, यानी इससे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर मैं सेविंग की बात करता हूँ तो 40 में से 28 गया 12, यानी 120 हो जाएगा इसकी बचत। अगर आप सी की बचत निकालते हैं तो ये कितना हो गया, 480, ये 420, 480 में 420 जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो बी की बचत इससे 60 अधिक है, तो यानी 100% आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और। ये अनुपात आपको दे रखा था, ये भी दे रखा था। आपने सबसे पहले देखा कि भाई जो ए का अनुपात है इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो 4-5 है। आपने देखा ये तो 8-7 है, 4-5 नहीं है। तो यानी इसे बनाने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले इसे 1:1 बनाइए। देखिए अगर किसी भी रेशियो को आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो उसे पहले 1:1 बनाना पड़ेगा। मैंने इसे 8 से गुणा किया, इसे 7 से, ये 1:1 बन गया, क्योंकि ये भी 56 हो गया, ये भी 56 हो गया। उसके बाद 5-4 लाने के लिए इनकम की जगह 5 लाना है तो 5 से गुणा, खर्चे की जगह 4 लाना है तो 4 से गुणा, यानी 40 से गुणा करना पड़ेगा सबको। फिर आपने इसका अंतर निकाला, इसका अंतर निकाला, 100% आंसर आ जाएगा। तो यानी नोट कर सकते हैं आप इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ए, बी और सी
कि आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपनी 1/4 आय बचाता है, तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, सेम वैसे ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। एग्जाम में आया हुआ है भी है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। ए, बी, सी आय का अनुपात दे रखा है 7:9:12, खर्चे का अनुपात दे रखा है 8:9:15। पर अगर आप देखते हैं ए की इनकम और सेविंग का रेशियो ये है, ए की इनकम और खर्चे का अनुपात होगा 4 और 3, क्योंकि एक बचा रहा है 4 में से तो 3 खर्च करेगा। पर यहाँ पर ये अनुपात 7:8 है, तो पहले इसे 1:1 बनाइए। इससे ये भी 56 हो जाएगा, ये भी 56, 1:1 बन जाएगा। पर आपको क्या बनाना है, 4, 3, इससे और गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी 32 से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, 32 से, इस पूरे को 32 से। अब आप देखते हैं इस पूरे को 21 से। सेविंग में निकालता होगा। अब देखिए एक चीज आप जो देखते हैं, सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि केवल 2 चीज से आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं केवल 2 ही चीज कैलकुलेट कर लूं, सारे रेशियो अलग अलग हैं, यानी केवल इन्हीं से आंसर आ जाएगा, आगे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखता हूं, 8×7 = 56, 7×8 = 56, 4 में से 3 गया 1, 56 आ गया। ये 12 में से 21 यानी 11 हो गया, 32 में से 21 हो गया 11 यानी 99। तो जिसमें 56 99 दिखेगा वो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी केवल पहले 2 अनुपात, यानी फर्स्ट 2 रेशियो देखना है, पहले 2 का अनुपात, पहले 2 का अनुपात देखना है, यानी फर्स्ट 2 का ही रेशियो देखना है, उससे आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज,
ए की बचत 7 का गुणज होगा। ए का जो गुणज है, ए की जो सेविंग है वो 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि देखिए इसमें भी 7 आ गया, इसमें भी 7 आ गया, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो इसमें 7 आएगा ही आएगा। आप देखते हैं फिर से पहला ऑप्शन ऐसा है जो आंसर होगा, तो यानी पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उसके बाद बी की बचत 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 का गुणज। अगर मैं बी की बचत देखता हूं, यहां पर भी 9 आ रहा है, यहां पर भी 9 आ रहा है, यहां पर 9 आएगा ही आएगा। यानी आप देख सकते हैं इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो इसमें भी 9 होगा ही होगा। ये चीज आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि भाई इसमें 9 है, इसमें 9 है, बचत में भी 9 होगा ही होगा। 9 किस में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका फिर से आंसर हो जाएगा। जब ये तीनों चीजें काम करनी बंद कर जाएं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट पे आना है, यानी कैलकुलेशन बाद में करनी है। वैसे तो आप ये सीधा ही देख सकते थे। सबसे पहली चीज क्वेश्चन देखते ही मुझे पता है कि अनुपात को सेम करना पड़ेगा, यानी इसे 8 से, इसे 7 से, यानी 7 इसमें भी आ गया, 7 इसमें भी आ गया, 7 इसमें आएगा ही आएगा, 9 इसमें आ गया, 9 इसमें आ गया, 9 इसमें आएगा ही आएगा। ये चीज आप पहले से ही देख सकते थे। या कैलकुलेट करना है तो पहले 2 कैलकुलेट करिए, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये नोट कर सकते हैं आप। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये। लिख लीजिए आप, मैं इधर हो जाता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 60th क्वेश्चन। मार्बल की कीमत उसके वजन के वर्ग पर निर्भर करती है। यदि मार्बल 3 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है, यदि मार्बल 3 बराबर हिस्सों में टूटा होता, तो 1800 रुपये का और अतिरिक्त नुकसान हो जाता।
तो मार्बल की असली कीमत थी, यानी शुरुआत में मार्बल की कीमत बतानी है टूटने से पहले, कितनी थी? ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 3600, 10,800, 2160 या नन। देखिए ध्यान से सोच समझ के करना है आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। एक मार्बल है ये, जो 3 हिस्सों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात ये है। पहले केस में ये हो रहा है, दूसरे केस में देखिए बात को ध्यान से समझना है। पहले एक ही मार्बल था शुरुआत में, शुरुआत में एक ही मार्बल था जो 3 हिस्सों में टूटा है, जिसका वजन का अनुपात ये हो गया। बाद में ये 3 बराबर हिस्सों में टूटा है। अगर आप देखते हैं इसका वजन कितना है, 12, इसका भी 12 ही रहेगा। वजन तो उतना ही रहेगा पर टुकड़ों का वजन अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ समान है, यानी यहाँ पर इसका वजन भी 12 रहा होगा। अब उसने एक चीज बोली है, जो कीमत है वो वजन के वर्ग पे सीधा निर्भर करती है, यानी वजन के वर्ग करेंगे, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू का स्क्वायर, ये बोली है। यानी इसकी कीमत अगर मैं देखता हूं तो कितनी यूनिट हो गई, 144 यूनिट। इसकी कीमत मैं देखता हूं तो 16, 9 और 25, ये हो गई 50 यूनिट। इसकी कीमत देखते हैं, 16, 16 और 16, यानी 48 हो गया। देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है यहाँ पर। जब तक चीज़ें बंधी रहेंगी उनकी कीमत ज़्यादा रहेगी, अगर आप अलग अलग हो जाएंगे तो वैल्यू आपकी घट जाएगी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि यूनिटी में पावर होती है, हमेशा मिलके रहना चाहिए। तो मिलके रहने का फ़ायदा देखिए यही है कि मिलके रहेंगे तो इस चीज़ की कीमत ज़्यादा रहेगी, और अलग अलग हो जाएंगे तो कीमत कम हो जाएगी। तो यानी एक बात देख लेते हैं दोबारा से, आपने किया क्या। ठीक है, मैंने एक बेसिक सी बात बताई कि जब ये एक सारे इकट्ठे थे तो इनकी वैल्यू ज़्यादा थी, जब ये अलग अलग हुए तो इनकी वैल्यू कम होती गई। आपने देखा इसकी कीमत कितनी आ गई, 144, इसकी कीमत कितनी आ गई, 50, इसकी 48। अब उसने बोला कि ऐसे से ऐसा होने पर, ऐसे से ऐसा होने पर
1800 रुपये का अधिक नुकसान हुआ। यहां से यहां में नुकसान देखते हैं, अगर 2 यूनिट का, 2 यूनिट वैल्यू बराबर है 1800 के, और आपको निकालनी है 144 यूनिट की वैल्यू, यानी इंटू 900 करेंगे तो 1296000 इस तरीके से आ जाएगा। यानी आप देखते हैं 1296000, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखेंगे, ध्यान से समझिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पेन भी नहीं लगता है, आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है। जैसे कि मैंने यहाँ देखा कितना हो गया, 5 4 9 3 12, यानी वैल्यू किसकी निकालनी है, 144 यूनिट की। 25 और 25 50, 50 यूनिट ये हो गया, बराबर हिस्सों में रहेगा 4 4 4 48 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1800, 144 की आपको निकालनी है। तो इसको आप आंसर मार्क कर देंगे, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हैं आप ये। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में क्वेश्चन देखिए, डायमंड पे भी बन जाता है, कई बार मार्बल बोल लेता है, डायमंड बोल लेता है, स्टोन बोल लेता है, किसी पे भी बन सकता है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। और अगर आपको कई बार देख सकते हैं यहीं से ही 144 है, यानी 9 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे अगर एक ही होता ऑप्शन में, तो उससे आप वेरीफाई भी कर सकते थे। किसी वस्तु की कीमत जो कच्चे सामान और भत्ते को मिलाकर बनी है, वह कच्चे सामान की कीमत से 3 गुना है। यदि कच्चे सामान की कीमत 5:12 में बढ़ती है और भत्ता 4:5 में बढ़ता है, तो जो वस्तु शुरुआत में 6 रुपए की थी, अब उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का है, सीडीएस में आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है।
देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सीधा सीधा देखना है। अगर ध्यान से देख पाते हैं तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए शुरुआत में जो वस्तु थी उसकी कीमत कितनी थी, 6 रुपये। और वो कच्चे सामान यानी रॉ मटेरियल और भत्ते को मिलाकर बनी है, यानी वेजिस। इन दो चीज़ों से बनी है और इसकी कीमत रॉ मटेरियल से कितनी है, 3 गुना है। तो ये कितने का इस्तेमाल होगा, 2 का। ये कितने का इस्तेमाल होगा, 4 का। यानी उस वस्तु के अंदर 2 रुपए का सामान यूज हुआ और 4 रुपए का भत्ता लगा, तब जाके कीमत उसकी 6 रुपए हो गई। क्योंकि शुरुआत में आपको दे रखा है जो इसकी कीमत है वो कच्चे सामान से 3 गुना है। यानी 6 रुपए अगर कीमत है और 6 से अगर देखेंगे आप, 2 का 3 गुना होगा, यानी ये 2 आ जाएगा। अगर आपने देखा कि ये 2 है, ये 4 आ जाएगा। अब बात ध्यान से समझनी है। पहले जमाना और था, चीजें सस्ती थी, अब चीजें हो गई महंगी। अब वो बोल रहा है यानी सामान भी महंगा हो गया, लेबर भी महंगी हो गई। अब महंगी किस अनुपात में हुई, देखिए या तो 10%, 20% इस तरीके से हो सकता है, या ये बोल सकते हैं जो 5 थी वो 12 हो गई। जो 5 थी वो 12 हो गई। तो 5 की वैल्यू अगर 12 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.8 आ जाएगी। इसको आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 5 से 12 जाना है तो 2.4 से गुणा करना पड़ेगा। इसे भी 2.4 से गुणा कर देंगे, 4.8 आ जाएगा। जो भत्ता था वो 4 से 5 हो गया, ये तो डायरेक्ट ही मिल गया आपको। तो यानी जो वस्तु पहले 6 रुपए की थी, अब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, अब उसकी कीमत 9.8 हो जाएगी। यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझना है, केवल लॉजिकल पार्ट है, कुछ नहीं करना है। 6 रुपए पहले उस वस्तु की कीमत थी, तो उसमें सामान लग रहा था 2 रुपए का और लेबर लग रही थी 4 रुपए की। अब सामान भी महंगा हो गया, लेबर भी महंगी हो गई। लेबर 5 की जगह 12 रुपए लेती है, तो 2 की जगह कितने पैसे लेगी, 4.8, 2.4 गुना। ये कच्चा सामान की बात हो रही है, लेबर की यहाँ पर है। लेबर 4 से 5 हो गई, 4 से 5 यानी जो 4 रुपए लेती थी अब 5 रुपए लेगी। 4 की जगह 5 आ गया, टोटल करेंगे 9.8 आ जाएगा। तो आंसर लिख सकते हैं आप। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, 62 क्वेश्चन पर। ए बी सी और डी, एक उपहार 60 रुपए का खरीदते हैं। ए शेष की तुलना में 1/2 अदा करता है। बी शेष की तुलना में 1/3 अदा करता है। और सी
शेष की तुलना में 1/4 अदा करता है, तो डी के द्वारा दी गई राशि होगी ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, अभी शायद 16 मेंस में या 15 मेंस में आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि इसको आप लिख रहे हैं इस तरीके से कि भाई a/b+c+d, ये 1/2 है, b/a+c+d, ये 1/3 है, c/a+b+d, ये 1/4 है। देखिए कोई फायदा नहीं है इतना लिखने का, ये केवल समझाने तक की चीजें ठीक है कि आपको समझाया जाए तो लिखी जाए, वैसे आपको केवल डायरेक्ट ही देखना है। यानी एक सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जो टोटल है वो तो सेम रहेगा सभी का, तो टोटल अगर सेम रहेगा, आप अगर देखते हैं टोटल इसका सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा, टोटल सेम रहेगा, यानी जो टोटल की वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। तो अगर आप देखते हैं 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है, 2 और 1 3, तो एक की कितनी हो जाएगी, 20 रुपए, यानी एक का हिस्सा आ गया 20 रुपए। अगर मैं यहां पूछता हूं 4 की वैल्यू 60 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 15 रुपए, ये बी का हिस्सा आ गया। 5 की वैल्यू 60 है तो एक की कितनी आ जाएगी, 12 रुपए, तो ये कितना हो गया आपका 47 रुपीज, तो डी का हिस्सा आ जाएगा 13 रुपए, टोटल 60 है, तो 13 आंसर हो जाएगा। पर इसमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखिए 3 की वैल्यू 60 तो एक की 20, 4 की 60 तो एक की 12, एक की 15, 5 की 60 तो एक की 12, तो ए को कितने रुपए मिले, 20 रुपए, बी को 15, सी को 12, तो डी को 13 रुपए। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन में कोशिश कीजिए लिखने वाला पार्ट ना करना पड़े, ये नहीं लिखना है, क्वेश्चन में ही देखना है और उसी हिसाब से आंसर करना है। आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी
औसतन 60% अंक पाता है 5 विषयों में, यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10:9:8:7:6 है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक के 45% अनिवार्य है, और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में उत्तीर्ण होगा। देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि रेशियो पे जैसा आप पढ़ के जाएं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन वैसे मिले, क्वेश्चन चेंज हो सकता है जैसे जैसे मैं क्लास में करा रहा हूं। दोबारा से बोल लेता हूं एक बार। एक विद्यार्थी को औसतन 5 विषयों में 60% अंक मिलते हैं यदि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात 10:9:8:7:6 है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक अधिकतम अंक के अनिवार्य हैं, और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक समान है, तो वह कितने विषयों में पास होगा। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये इसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 5 विषयों में। देखिए अगर लगातार नंबर दे रखे होते हैं और ऑड नंबर में है तो उनका औसत उसकी बीच वाली संख्या हो जाती है। यानी कोई भी गिनती अगर आप लिखते हैं 1 2 3 लिख देंगे तो औसत 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लिख देंगे तो औसत 3 हो जाएगा, जो भी बीच वाली संख्या होती है। और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 60%। तो 8 यूनिट अगर 60% है, 6 यूनिट में निकालूंगा तो 45% आ जाएगी। ये कैसे निकाला मैंने, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं रेशियो निकाल लेता हूँ इसका। 4 3, 4 की वैल्यू 60 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 45% हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें उसके 45% हैं और इन सभी में उससे ज़्यादा हैं। यदि 45% पे वो पास है तो इसमें भी पास होगा, इन सब में पास होगा, तो वह कुल 5 विषयों में पास हो जाएगा। तो यानी 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए समझने वाला पार्ट था इसके अंदर, लॉजिकल थिंकिंग पे है क्वेश्चन थोड़ा सा। एवरेज आपको पता है ये 8 है,
इसकी वैल्यू अगर 60% है, 6 की कितनी हो गई 45। तो यानी इन सभी विषयों में वो पास है, क्योंकि 45% अनिवार्य हैं। अगर देखिए 45% अनिवार्य हैं तो इसका मतलब ये आ गया 6 की वैल्यू 45%। तो यानी इस सब में इनसे ऊपर ही है इसके, क्योंकि ये 45 है तो ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, यानी 5 विषय आंसर आ जाएगा। तो नोट कर सकते हैं आप इसे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 64, ये मेंस में आया हुआ है, 15 मेंस में, 15 या 16 मेंस में आया हुआ है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था, कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती हैं, परंतु कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या थी, है, ये मेंस का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है।
देखिए अगर देखते हैं इसे, 1554 विद्यार्थी हैं 4:3 में, यानी 7 यूनिट की वैल्यू है ये। 1 यूनिट की निकालेंगे, 222 आ जाएगी, यानी ये 888, ये 666। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। अब 30 लड़कियां और शामिल हो जाती हैं, 696 हो जाएगा। ये अनुपात हो जाएगा 6:7 का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 6 की वैल्यू अगर 696 है, यानी 116 गुना, इसको भी 116 गुना करेंगे तो 812 आ जाएगा। तो कितने लड़के कम होंगे? 76, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी ए भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू 222 हो गई, ये 888, ये 666, 30 इसमें जुड़ा 696, ये किसकी वैल्यू है? 6 यूनिट की, क्योंकि अब लड़कियों की संख्या 6 यूनिट हो गई। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 812। तो कितना कम हो गया? 76 कम हो गया। इसी को आप इस तरीके से देख सकते हैं अगर मैं देखना चाहूं। देखिए पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 1554। 30 लड़कियां ऐड होती हैं, 1584, और कुछ बॉयज जाते हैं, तो ये क्या होता है? 7:6, यानी ये 13 से भाग होना चाहिए। अब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस वगैरह में करते थे, सेम वैसे ही आप कर सकते हैं। अगर मैं इसे 13 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना बचेगा? देखिए 583, आखिरी 3 में से एक को घटाया, 13 से भाग करेंगे, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 11 रिमाइंडर बच जाएगा। यानी 1584 को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ये नंबर 13 से भाग हो जाएगा, प्लस 11 माइनस ये, और ये भी 13 से भाग हो रहा है, यानी ये वैल्यू भी आपकी 13 से भाग होनी चाहिए। 11 में से कुछ घटाएं या इसमें से 11 घटाएं, बात एक ही है। एक में प्लस में आएगा आंसर, एक में माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस में से 11 घटाएं कि वो 13 से भाग हो जाए? 11 घटाते हैं आप 63 आएगा, 11 घटाते हैं 65 आएगा, 11 घटाते हैं 73 आएगा, 11 घटाते हैं 75 आएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए एक बार दोबारा से समझेंगे इसी कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, 1554 और 30, 1584 को मैं 13 से भाग करता हूं तो 11 बचेगा। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें से 11 घटाया जाए? देखिए बात एक ही है। आप 11 माइनस 76 करेंगे तो क्या आएगा? -65। डिवाइड तो ये भी 13 से होगा, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई 76 माइनस 11 देख लो, बात एक ही है, प्लस माइनस की तो फर्क है, आंसर तो 65 ही आ रहा है, यानी 13 से तो डिवाइड कराना है आपको। तो यानी आपने ये देखना है किस नंबर में से 11 घटाया जाए तो आपका आंसर 13 से भाग हो जाए। तो आपने देखा बी ऑप्शन आंसर है, जो आपको 11 घटाने पर 13 से भाग हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका हमने पढ़ा हुआ है पहले, एमजी कॉन्सेप्ट लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 65। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 660 थी। यदि
लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में शामिल होती हैं और कुछ लड़के विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या होगी, देखिए वैसा सही क्वेश्चन है, ये भी मेंस में आया हुआ है आपका। इसका आंसर आ जाना चाहिए वैसे जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से समझना है। पहला तरीका 13:9 बॉयज और गर्ल्स, जैसे कि आपको पता है 22 यूनिट की वैल्यू 660 है, यानी 30 गुना। तो ये कितनी हो गई 390, ये कितनी हो गई 270, यानी 390 बॉयज हो गए, 270 गर्ल्स हो गई, जिसके अंदर 30 गर्ल्स और शामिल हो जाती हैं, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये 300 हो गया। ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 5 यूनिट की वैल्यू है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360। तो 30 लड़कियां 30 बॉयज विद्यालय छोड़ के गए होंगे, यानी 30 आंसर आ जाएगा। यानी रेशियो को आपने डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर के हिसाब से फिर चीजें आपने मैच कर ली। दूसरा तरीका अगर देखते हैं, तेरह अनुपात 9, यानी 22 यूनिट की वैल्यू 60 है, 660, एक यूनिट की 30 हो गई। अब आपको एक बात पता लग गई कि आप एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 30 का मतलब एक यूनिट है, 30 गर्ल का शामिल होने का मतलब एक यूनिट शामिल होगी, तो ये 10 हो जाएगी। अनुपात क्या है 5:6, 5 की वैल्यू 10 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब क्या है कि एक यूनिट इसमें से कम हुई होगी, और एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 30 को। तो ये जल्दी होगा, इसमें काम करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। यानी ये आपने पढ़ा था
रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना और ये नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करना, यानी यहाँ पर हमने नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ये 13:9 है, 1 यूनिट का मतलब 30 है और 30 ही विद्यार्थी बढ़ रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स में, तो 1 यूनिट रेशियो में बढ़ा दिया तो 10 हो गया। 5 की वैल्यू 10 थी तो 6 की 12 आ जाएगी। 12 यूनिट का मतलब है 1 यूनिट कम होना, और 1 यूनिट कम होने का मतलब 30 बच्चे कम हो गए, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप तीसरे तरीके से भी कर सकते थे, यानी एमजी कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते हैं डायरेक्ट ही। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, 13:9, 660 बच्चे, 660 में 30 जोड़ना है और कुछ घटाना है, फाइनली जो आंसर आएगा वो 6:5 में होगा, यानी किससे भाग होगा, 11 से। अब लॉजिकल बात अगर ध्यान से समझी जाए कि भाई ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, ये नंबर 11 से भाग हो रहा है, तो इसको 11 से भाग होना पड़ेगा, या तो ये 11 से भाग हो या तो ये 0 हो, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो 11 से भाग तो नहीं करा सकते आप, पर 0 ला सकते हैं अगर यहाँ 30 आ जाए तो, यानी 30 में 30 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 11 से भाग है, 0 भी हो गया, 11 भी हो गया, तो ये भी हो गया, तो यानी आंसर 11 से भाग हो जाएगा। तो यानी समझने वाला पार्ट था, बहुत ध्यान से समझिए एक बार और। अगर ए कोई नंबर है वो 11 से भाग हो रहा है, प्लस यहाँ सी कोई नंबर है 11 से भाग हो रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो बी 0 हो या बी 11 से भाग हो। 0 होगा तो भी सी 11 से भाग हो जाएगा, या तो बी 11 से भाग हो तो भी सी 11 से भाग हो जाएगा। आपने देखा यहाँ 30 प्लस था, अगर 30 आ जाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी आंसर जो है 11 से भाग हो जाएगा। अगर मैं 50 रखता हूँ यहाँ तो -20 आ गया, -20 तो 11 से भाग नहीं होगा, -10 भी नहीं होगा, -8 देखते हैं 30 भी नहीं होगा, तो यानी तीनों चीजें 11 से भाग नहीं होंगी। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिए तीनों तरीके से हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में ये मुश्किल था क्योंकि वो डाटा जो है उसमें वो अलग था, 1554 दे रखा था, 222 यूनिट, 222 यूनिट के बाद जो ऐड होने वाली चीज थी वो 30 थी, तो रेशियो में कन्वर्ट करते तो वो फ्रैक्शन में बन जाता, इसलिए वो क्वेश्चन वैसा नहीं कराया गया। लिख लीजिए आराम से। तो देखिए आज की क्लास में हमने देखे कि काफी सारे क्वेश्चन, जिसे हम कईयों में हमने ऑप्शन लगाया, कई कई अलग टाइप के भी क्वेश्चन देखे। तो देखिए तैयारी करते वक्त ना सब चीजें लेके जानी पड़ेंगी। आगे की क्लास में हम कुछ और एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखेंगे जो आप डेली रूटीन में या टेस्ट सीरीज वगैरह में नहीं देख पाते हैं, पर वो एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय।